बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आप और आपके फैमिली मेम्बर्स अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास करम और रहमत से बखैर वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स क्लास 10th का जो न्यू बुक है, चैप्टर नंबर 12 जो वेव्स, हमने वो स्टार्ट किया हुआ है। आज के लेक्चर में हम टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स को स्टडी करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स में थी। एक फर्स्ट वन जो है वो ट्रांसवर्स वेव, जिसमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो परपेंडिकुलर मूव करता है टू द ट्रेवल ऑफ वेव्स, यानी वेव जो है वो फॉरवर्ड मूव करती है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो उसके 90 डिग्री पर या परपेंडिकुलर मूव करते हैं, जिसकी हमने एग्जांपल्स, बेस्ट एग्जांपल स्टडी की थी वाटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं और वो दोनों परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं और एनर्जी जो है वो एनर्जी फॉरवर्ड मूव कर रही होती है। तो आपको ये तो पता है कि जो वेव्स हैं बेसिकली वो एनर्जी को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली जो बेसिक पैरामीटर्स हैं या जो टर्म्स हैं वेव्स में हम यूज करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये छोटी छोटी डेफिनेशन हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और इसी तरह ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैकेनिकल वेव्स जो है वो बेसिकली वेव्स होती हैं जिनको मटेरियल मीडियम रिक्वायर्ड होता है फॉर देयर ट्रैवलिंग या फॉर देयर मूवमेंट के लिए। तो मैकेनिकल वेव्स की दो टाइप्स थी जो हमने स्टडी की थी। एक को आप कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, और जो ट्रांसवर्स वेव है वो बेस्ट एग्जाम्पल है बेसिकली जिसको हम कहते हैं वाटर वेव। जब वाटर वेव्स को अगर हम सिंपल देखें, अगर हम ये सपोज करें कि ये वाटर के पार्टिकल्स हैं या वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और ये अभी नॉर्मल कंडीशन पर हैं, यानी अभी ये रेस्ट पर हैं और ये एक दूसरे के करीब है। जब इनमें डिस्टर्बेंस होती है, जब ये वेव जनरेट करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर वेव इस तरह जनरेट होती है। आप यूं सपोज कर सकते हैं कि कुछ पोर्शन, यानी ये वाला जो पोर्शन होता है ये स्लाइटली अपवर्ड चला जाता है और जो ये वाला कुछ पोर्शन होता है ये स्लाइटली डाउनवर्ड चला जाता है। इस तरह की वेव जो है वो बनती है जिसको आप वाटर वेव्स कहते हैं। तो आपने ये भी पढ़ा था कि जो ऊपर की तरफ वेव जाता है बेसिकली ये पार्टिकल एनर्जी गेन करते हैं, इसी तरह ये अपनी मेन पोजीशन से अपवर्ड चले जाते हैं और इसी तरह जब ये वाला पोर्शन ऊपर जाता है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन पर ये डाउनवर्ड फॉल होता है। तो इस तरह की जो वेव जनरेट होती हैं इन वेव्स को हम वाटर वेव्स का नाम देते हैं और इसमें पार्टिकल जो है वो अप एंड डाउन मूव करता है, यानी एक पार्टिकल जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, अगर इसको देखें तो ये नीचे की तरफ। अब जो वेव है बेसिकली वो फॉरवर्ड मूव कर रही है इस तरह, और पार्टिकल जो है वो अपवर्ड और साथ साथ डाउनवर्ड मूव करता है। तो पार्टिकल जो है वो बेसिकली मीडियम का पार्टिकल वो 90 डिग्री ऑफ प्रोपगेशन होता है वेव की डायरेक्शन पर, या जिस डायरेक्शन पर वेव ट्रेवल करती है उसके 90 डिग्री पर वो पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव कर रहा होता है या वाइब्रेट कर रहा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स वेव है। तो इस ट्रांसवर्स वेव में जो अपर पोर्शन होता है ये वाला, इसको हम क्रेस्ट का नाम देते हैं और जो बॉटम वाला होता है या लोअर, इसको हम ट्रफ का नाम देते हैं। यही हमने आज इसमें स्टडी करना है कि अ ट्रांसफर वेव एज शोन इन द फिगर, जैसे मैंने ये फिगर बना दिया, ठीक है, लेबल्ड विद क्रेस्ट एंड ट्रफ, वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड। ये ट्रांसफर वेव में चार इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक को क्रेस्ट, एक को ट्रफ, और वेवलेंथ क्या होता है ये भी आपको बताते हैं, एंड एम्पलीट्यूड क्या होता है हम ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रेस्ट क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि ये जो ट्रांसफर वेव बनी हुई है इसके अंदर क्रेस्ट किसको कहते हैं, द क्रेस्ट इज द रीजन ऑफ द ट्रांसफर वेव अबव द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन से ऊपर। अगर हम इन पार्टिकल्स को समझें कि ये मीन पोजीशन पर हैं वेव बनने से पहले, जब वेव बनने के बाद फिर ये पार्टिकल इस पोजीशन पर चले जाते हैं अपवर्ड। मीन पोजीशन पे जो ऊपर वाला पोर्शन होता है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द वेव, ठीक है, ये क्रेस्ट की डेफिनेशन होगी। तो ट्रफ कौन सा होता है, मीन पोजीशन से लोअर वाला। ये जो लोअर वाला पार्ट होता है
या लो पार्ट होता है, इसको हम ट्रफ कहते हैं। द ट्रफ इज द रीजन ऑफ ट्रांसवर्स वेव बिलो द मेन पोजिशन, इट इज लोअर पार्ट ऑफ द वेव। इसको आप लोअर पार्ट ऑफ द वेव का नाम भी दे सकते हैं। तो ये दो बेसिकली जो है क्रेस्ट और ट्रफ, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये ट्रांसवर्स वेव के अंदर। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि बेसिकली कंप्रेशन है और इसके साथ साथ जो है वो इसका रेरिफेक्शन पार्ट। तो कंप्रेशन क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जब बेटा जब आप इसको समझ कर पढ़ेंगे तो होपफुली आपको कोई इशू नहीं होगा याद करने में, लिखने में और फिर उसको किसी को भी समझाने में। तो कंप्रेशन जो है वो क्या होता है, तो अ कंप्रेशन इज अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब एक बात याद रखें, जो कंप्रेशन होता है ये हमेशा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होता है। आपने जो पीछे वाला लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर, अगर आपने नहीं सुना तो आप वीडियो देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 3 था वो। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी दो टाइप्स होती है। एक ट्रांसफर्स, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफर्स वेव्स का अपर पार्ट क्रेस्ट होता है और लोअर पार्ट जो है वो ट्रफ होता है। उसकी एग्जांपल वाटर वेव्स है, जिसमें पार्टिकल जो है वो बेसिकली परपेंडिकुलर मूव करते हैं टू द ट्रेवल ऑफ द वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, इसकी सिंपल एग्जांपल देखें। अगर आप सपोज करें बेटा ये कुछ स्प्रिंग है और स्प्रिंग जो है ये अपनी नॉर्मल कंडीशन पर, इसका एक एंड हमने कहीं अटैच किया हुआ, बांधा हुआ। अगर हम इस स्प्रिंग को इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाएं, इसको हल्का सा पुश करें, इसके ये जो लूप्स हैं ये आपस में क्लोज हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, जस्ट लाइक दिस, कि इनका डिस्टेंस कम हो जाए और जो बाकी हैं वो अपनी नॉर्मल कंडीशंस पर रहेंगे। ठीक है, तो ये जो कंप्रेस हुआ फोर्स लगाने से, चूंकि हमने इसको फॉरवर्ड फोर्स लगाई है, तो ये लूप्स जो थे ये तीनों ये क्लोज हो गए। इस जो क्लोज पार्ट बन जाता है इसको कहते हैं ये कंप्रेशन पार्ट बनता है स्प्रिंग के अंदर। और जो रिलैक्स होता है, नॉर्मल कंडीशंस पर होते हैं, ये एक दूसरे से दूर होते हैं, उसको हम रेरिफेक्शन कहते हैं। तो इसी को हम कहते हैं कि कंप्रेशन इज अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, यानी मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, आर क्लोज टूगेदर, वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर। हाई प्रेशर की वजह से या ये शो करते हैं कि यहाँ प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो बेसिकली ये हमने फोर्स अप्लाई की थी, इस वजह से ये मॉलिक्यूल जो है स्प्रिंग के, या लूप्स जो हैं, जो रिंग बने होते हैं स्प्रिंग के अंदर, वो थोड़ा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसको हम कंप्रेशन कहते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है वो रेरिफेक्शन है, जो रिलैक्स होता है। रेरिफेक्शन इज अ रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर द पार्टिकल आर स्प्रेड अपार्ट, यानी पार्टिकल एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, रिजल्टिंग इन लोअर प्रेशर, जो इस चीज को बता रहे होते हैं कि यहाँ प्रेशर लो है। तो ये याद रखें कि जो कंप्रेशन बनता है या रेरिफेक्शन बनता है ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर बनता है, ये याद रखिए। ठीक है, क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो बेसिकली किस में बनता है, वो ट्रांसवर्स वेव्स में। आई होप कि ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अब देखें, जो अभी हमने ट्रांसवर्स वेव जो है वो बनाई थी वाटर वेव्स को एग्जांपल लेकर के, अगर आप सपोज करें कि इस तरह किसी वाटर में वेव बन रही है, तो बेसिकली जो यहाँ पार्टिकल था वो ऊपर की तरफ मूव हो गया एनर्जी की वजह से, जो यहाँ था वो डाउनवर्ड आ गया। अब ये इसकी मेन पोजीशन थी जहां से ये ऊपर और नीचे की तरफ आए हैं, तो ये इसको पार्टिकल को एनर्जी मिली है तो ये ऊपर गया है। तो जितना मैक्सिमम ये ऊपर की तरफ डिस्टेंस कवर करता है अपनी मेन पोजीशन से, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑन द वेव फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्बेंस या रेस्ट पोजीशन, जिसको हम अनडिस्टर्बेंस या रेस्ट पोजीशन में या मेन पोजीशन भी कहते हैं। यहां से वो कितना ऊपर की तरफ गया है, वो जितना भी डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। इट इंडिकेट्स द एनर्जी कैरिड बाय द वेव, और ये पार्टिकल ऑब्वियसली एनर्जी गेन करता है तभी ऊपर जाता है। तो जितना ऊपर जाएगा इसका मतलब है उसके पास उतनी ज्यादा एनर्जी है। जैसे आप एक बाल को ऊपर थ्रो करें तो जितनी एनर्जी या जितनी फोर्स लगाएंगे बाल पर,
वो उतनी हाइट गेन करेगी। तो वेव्स में भी ऐसे ही होता है कि वेव जो ट्रांसफर वेव्स में बेसिकली जो एम्पलीट्यूड होता है वो ये बताता है कि ये वेव इतनी बड़ी क्यों बनी है, क्योंकि इसके पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी आ गई है, इसलिए ये बड़ी वेव शो कर रहे हैं। तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और आम तौर पर एम्पलीट्यूड को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। कहीं कैपिटल ए लिखा होगा तो इसका मतलब है वो एम्पलीट्यूड है। तो दूसरा होता है बेटा, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं जिसको हम कहते हैं वेव लेंथ। जैसे कि नाम से आपको नजर आ रहा है, जाहिर हो रहा है कि वेव लेंथ यानी वेव की लेंथ। जो एक वेव होती है वो कितनी बड़ी होती है या उसकी लेंथ कितनी होती है, उसको आप वेव लेंथ का नाम दे देते हैं सिंपल लैंग्वेज में। लेकिन हम इसको डिनोट कैसे करते हैं? जैसे अभी हमने कहा कि स्प्रिंग वेव, वाटर वेव बनती हैं ऐसे वाटर के अंदर, सपोज करें, ठीक है, मैं ये वाटर वेव बना रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब एक वेव कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा, ये भी याद रखें कि एक वेव का अपर पोर्शन भी होता है और बॉटम भी, जिसको हम कहते हैं कि ये क्रेस्ट पार्ट होता है, इसको हम क्रेस्ट कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये वाला पोर्शन ऊपर वाला ये भी क्रेस्ट होगा, और ये जो नीचे वाला है इसको हम ट्रफ कहते हैं। जो अभी हमने पढ़ा है इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। यहाँ तक जो है ये भी ट्रफ है, और इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है इसको हम वेव लेंथ कहते हैं, जिसको लैम्डा से लिखते हैं। इसी तरह यह ट्रफ और ट्रफ के बिटवीन, ये ट्रफ है ये भी ट्रफ है, ट्रफ और ट्रफ के बिटवीन जो डिस्टेंस है इसको भी हम वेव लेंथ या लैम्डा का नाम देते हैं। तो एक वेव जो है उसके दो पोर्शन होते हैं, यूं समझ लें कि यहाँ से अब आप कह लें कि ये कंप्लीट वेव है। कंप्लीट वेव के दो पोर्शन होते हैं, क्रेस्ट भी होता है ट्रफ भी होता है। इसको एक वेव की जो लेंथ होती है इसको भी हम वेव लेंथ कहते हैं। लेकिन जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वेव लेंथ, हम अगर बहुत बड़ी वेव बन रही है, कई पोर्शन है उस वेव के, जैसे इसमें दो वेव बन रही है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से लेकर यहाँ, तो ये दो वेव के बेसिकली दो क्रेस्ट पार्ट आ गए और दो ट्रफ पार्ट आ गए। तो क्रेस्ट और क्रेस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको आप वेव लेंथ कहते हैं। तो यही चीज यहाँ मेंशन की गई है, द वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन एडजेसेंट वेव। जो एक साथ वेव्स हैं, जैसे एक वेव मैंने ये बनाई, दूसरी मैंने ये बना दी है, क्रेस्ट से क्रेस्ट के दरमियान, ट्रफ टू ट्रफ, ठीक है, इन ट्रांसफर्स वेव। ट्रांसफर्स वेव्स में होता है क्रेस्ट टू ट्रफ, ये तो आपको पता ही है। और अगर स्प्रिंग में बनाए हम, स्प्रिंग में जो है उसके कुछ पोर्शन क्लोज हो जाते हैं जिसको आप कंप्रेशन कहते हैं, और कुछ रिलैक्स होते हैं जिसको आप रेरिफेक्शन कहते हैं, और फिर कंप्रेशन बनता है ऐसे कंप्रेस होकर, और फिर जो है वो रेरिफेक्शन होता है ऐसे, ये स्प्रिंग वेव के अंदर होता है जिसको आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। तो ये कंप्रेशन है और ये भी कंप्रेशन है, ये रेरिफेक्शन है और ये भी रिलैक्स पोर्शन है जिसको रेरिफेक्शन कहते हैं। अगर कंप्रेशन और कंप्रेशन के दरमियान डिस्टेंस लिया जाए वो भी वेवलेंथ है, या रेरिफेक्शन और रेरिफेक्शन के दरमियान डिस्टेंस लिया जाए उसको भी वेवलेंथ कहते हैं। लेकिन ये किसमें होगा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में होगा, ठीक है। आर कंप्रेशन टू कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और इसका जो एसआई यूनिट है वो मीटर है, ये याद रखना है, क्योंकि वेव लेंथ है। लेंथ का मतलब आपको पता ही है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर होता है, तो वेवलेंथ का यूनिट भी मीटर है। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। आई होप कि ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम टर्म और पैरामीटर ऑफ वेव की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट भी हमारे पास वो क्या है। तो मैं आपको स्क्रीन पर पहले क्लियर कर दूं ताकि आपको बाकी चीजें जो है वो इजीली विजिबल होते हैं। बेटा नेक्स्ट पैरामीटर जो है हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और जब आपको ये कंसेप्ट के साथ क्लियर हो जाएगा तो फिर आप इसको इंशाल्लाह याद बड़ी इजीली कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव is the number of complete wave cycle that passes a fixed point in 1 second। इसका मतलब बड़ा सिंपल ये हो गया कि 1 सेकंड के अंदर
किसी खास या फिक्स्ड पॉइंट के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही हैं। अगर आप सपोज कर लेना कि ये हमारी कोई स्क्रीन है, टेलीविजन स्क्रीन है, इस टेलीविजन स्क्रीन पर वेव हमें नजर आ रही है। अगर मैं यहाँ वेव बना दूं आपको कि इसमें ऐसे वेव पास हो रही है, अब 1 सेकंड यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जब हम टीवी स्क्रीन पर देखते हैं तो यहां से यहां तक जो टाइम गुजरता है वो गुजरता है 1 सेकंड। यानी 1 सेकंड के अंदर यहाँ कितनी वेव्स पास हो रही हैं, यहाँ देखें, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स साइकिल, ठीक है, दैट पास अ फिक्स पॉइंट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही है, उसी को आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर हम यहाँ से देखें, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक वेव जो होती है उसका एक अपर पार्ट होता है और एक ये वाली एक वेव है, एक क्रेस्ट होता है, एक ट्रफ होता है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, जो एक वेव बन गई, यहाँ से यहाँ तक देखें 2 वेव बन गई, यहाँ से यहाँ तक देखें 3 वेव बन गई, तो 3 वेव के आगे जो वो हाफ है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 सेकंड में 3 कंप्लीट वेव हैं और एक हाफ है जिसको आप 0.5 कह सकते हैं। 3.5 जो वेव्स हैं 1 सेकंड में पास हो रही हैं। अगर हम कह दें कि यहाँ सपोज कर लें कि ये एक वेव यहाँ से यहाँ तक एक है, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 हैं, अगर हम इसको 2 कंसिडर कर लें तो 2 वेव्स पास हो रही हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड में जितनी भी वेव पास हमें नजर आएंगी, कंप्लीट को भी काउंट करेंगे और अगर कोई हाफ है तो उसको भी काउंट करेंगे, तो वो 3.5 वेव्स पास हो रही हैं इस एरिया में से, इस फिक्स पॉइंट में से 1 सेकंड के अंदर। तो जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास होंगी वो फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसकी यूनिट हम कहते हैं हर्ट्ज। तो हम इसको कह सकते हैं कि इस वक्त जो हमने डायग्राम बनाई है इसमें जो वेव्स पास हो रही हैं वो 3.5 है, यानी यहां से लेकर यहां तक एक वेव है, यहां तक दूसरी वेव है, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक तीसरी वेव है। या अगर हम इसको थोड़ा सा मैं आपको और क्लियर कर दूं कि अगर आपके पास ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में अगर इस तरह वेव्स पास हो रही हैं जस्ट लाइक दिस, ये यहां से लेकर यहां तक एक वेव होगी, यानी ये यहां से यहां तक एक वेव, आगे हाफ है, तो यहां आप कह सकते हैं 1.5। यहां से जो फ्रीक्वेंसी नजर आ रही है वो 1.5 और यहाँ जो हमें नजर आ रही है वेव्स वो 3.5 है और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। इसको HZ से लिखते हैं, हर्ट्ज। तो वेव जो है बेसिकली जो पास हो रही हैं वो उसको हमने काउंट करना होता है। वो कंप्लीट वेव है, वो 2 है तो यहाँ 2 हर्ट्ज आ जाएगा। अगर 2 के बाद आगे हाफ वेव भी है तो वो 2.5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह आपको काउंटिंग करनी होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव is the number of complete wave cycle that passes a fixed point in 1 second. It is measured in hertz. ये hertz में measure होता है और 1 hertz जो है वो किसके इक्वल है, 1 wave per second। एक वेव 1 सेकंड के अंदर, उसको आप 1 hertz जो है 1 wave per second, यानी 1 hertz जो है वो 1 wave per second के इक्वल होता है। आप इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद अपने टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टू कंप्लीट 1 वेव। टाइम पीरियड क्या है, टू कंप्लीट 1 वेव टू पास अ फिक्स पॉइंट। एक कंप्लीट वेव को, अब एक वेव की बात हो रही है, एक वेव जो किसी भी फिक्स पॉइंट से जो कंप्लीट वेव पास होती है वो कितने टाइम में होती है, वो जितना भी टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड बन जाता है। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 वेव टू पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वेव पीरियड। अब आप सपोज करते हैं यहां से देखें कि हम एक वेव की बात करें, ठीक है। अगर हम सिर्फ एक वेव की बात करें कि ये स्क्रीन है हमारे पास और इस स्क्रीन में से यहां तक एक वेव बन रही है। एक वेव यहां से स्टार्ट हुई और यहां पर एंड हो गई, तो स्क्रीन के ऊपर एक वेव ने कितना टाइम लिया यहां से स्टार्ट करके यहां तक पहुंचने में,
या कंप्लीट वेव बनने में उसने कितना टाइम लिया, जितना भी टाइम लिया उसको हम नोट करते हैं। अगर हम सपोज कर लें कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको 2 सेकेंड लगे हैं, तो हम कहते हैं 2 सेकेंड। ये जो 2 सेकेंड है ये इसका टाइम पीरियड बन गया। ठीक है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वेव पीरियड। इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं। ठीक है, कैपिटल टी, टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से लिखते हैं। और इट इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये जो अभी हमने फ्रीक्वेंसी पढ़ा ना, नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ वेव्स, इसको हम कहते हैं फॉर कंप्लीट वेव इन 1 सेकेंड। जितनी वेव्स 1 सेकेंड में बनती हैं उसको फ्रीक्वेंसी का नाम दिया है। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स होते हैं। इसका मतलब है कि आप लिख सकते हैं कि टाइम पीरियड 1/f होता है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि f किसके इक्वल होगा, वो टाइम पीरियड के इनवर्स होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। f किसके इक्वल होगा, 1/कैपिटल T। कैपिटल T है टाइम पीरियड, ये याद रखना है, कैपिटल T टाइम पीरियड होता है। कैपिटल T होगा वो 1/f है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होगी, 1/t के इक्वल। समटाइम क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यूज में कि टाइम पीरियड का और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है। यानी अगर हम टाइम पीरियड को और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करें तो किसके इक्वल होता है। यहाँ से आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जब आप टाइम पीरियड को मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ, f के साथ, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 के इक्वल है। जैसे कि आप यहाँ देख लें कि ये f इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो वो t मल्टीप्लाई f, तो किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो ये एमसीक्यूज का क्वेश्चन समटाइम पूछा जा सकता है, ये याद रखना। ठीक है, सो इट इज मेजर्ड इन सेकंड। टाइम पीरियड को हम सेकंड में ही मेजर करते हैं। आई होप कि ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसका लास्ट पैरामीटर है जिसको हम कहते हैं वेव फ्रंट। फ्रीक्वेंसी भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, वेव पीरियड या इसको हम टाइम पीरियड भी कहते हैं, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। वेव फ्रंट क्या होता है, अब देखते हैं वेव फ्रंट। अ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस on which all the points have same phase of vibration। यानी अब जब किसी भी मीडियम के अंदर, ठीक है, जब वेव प्रोड्यूस होती है तो ये हमें पता है कि वो मीडियम के पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन से वेव जनरेट। अब सारे पार्टिकल जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम एक ऐसी सरफेस बना लेते हैं, जैसे सपोज करें कि ये वाटर सरफेस है, ये वाटर सरफेस। ठीक है, इस वाटर सरफेस में सेंटर में जो है हमने स्टोन को जो है वो थ्रो किया है। इस स्टोन के इर्द गिर्द सर्कुलर वेव प्रोड्यूस हो जाती है ऐसे। वो जो सर्कुलर वेव जनरेट होती है तो वो किधर जाती है, वो सेंटर से जनरेट होकर किनारों की तरफ आती है। अगर हम इस सरफेस को देख लें, इस सरफेस के ऊपर जितनी भी पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये वेव चारों तरफ एक ही टाइम में जाती है, तो चारों तरफ के जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही वक्त में वाइब्रेट कर रहे होते हैं और एक तरह से वाइब्रेट कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। यानी अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये वाला भी ऊपर होगा, अगर ये पार्टिकल नीचे जा रहा है तो ये सारे पार्टिकल नीचे की तरफ मूव कर रहे होंगे। यानी या तो क्रेस्ट बना रहे होंगे या ट्रफ बना रहे होंगे। इसको कहते हैं हम बेसिकली ऑल द पॉइंट्स हैव द सेम फेज। वो जो इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं ना, फर्जी हम बना लेते हैं कि ये जो सरफेस है, जिसको हम उस सरफेस के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को हम एनालाइज कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं कि क्या वो वाइब्रेशन है तो किस फेज पर है। सारे एक जैसे फेज पर है तो वो सरफेस जिसको हम सपोज कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, उस सरफेस को आप वेव फ्रंट कहते हैं। A wave front is an imaginary surface on which all the points have same phase of vibration, have the same displacement and direction of motion। same phase का मतलब है कि उनका डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा होता है और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम होती है। इट इज
इट रिप्रेजेंट्स द लीडिंग एज ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल थ्रू अ मीडियम। और ये सरफेस बता रही होती है कि वेव अब आगे की तरफ जा रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये ठीक है, अगर हमने इस सरफेस को कंसिडर कर रहे हैं तो ये किधर जाएगी, बाहर की तरफ जा रही है वेव। तो ये वाला पोर्शन भी बता रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रही है। ये लीडिंग का मतलब है कि ये लीड कर रही होती है ये सरफेस। अब वेव यहाँ से अंदर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। तो चारों तरफ जो है वो यहाँ से अगर वेव जनरेट हो रही है, जहां हमने स्टोन को आउटवर्ड डायरेक्शन यानी बाहर किनारों की तरफ वेव आएगी। और यही इस सरफेस हमें बता रही होती है कि इट रिप्रेजेंट्स लीडिंग एज ऑफ द वेव एज इट ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने पैरामीटर और वेव्स को स्टडी किया। आई होप कि ये सारे छोटे छोटे डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जरूर इसको कंसेप्ट के साथ याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर आपको टाइम पर मिल सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।